हेलो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस सीरीज़ में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशंस। तो आज हमारा ये पॉलिटी का दूसरा पार्ट है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने कल पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो मेक श्योर कि आप लोग देख लो उसे जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है। तो चलिए आज का ये सीरीज़ का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल। और ये आपका बीपीएससी जो 69th बीपीएससी एग्ज़ाम है, फिर बिहार दरोगा है, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किससे उधार ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच। ठीक है, तो अगर जुडिशियल रिव्यू की बात की जाए और इसका मतलब की बात की जाए कि ये जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा होता क्या है, तो भारत में न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है, भारत के संविधान के साथ असंगत कार्यकारी और विधायी कार्यों की जांच निर्धारण और अमान्य करते हैं। मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेचर हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ठीक मतलब कार्यकारी, लेजिस्लेचर मतलब कार्यकारी और एग्जीक्यूटिव मतलब विधायी, ये दोनों जो कानून बनाते हैं, यह कानून कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से मेल खाता है या नहीं, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा मान्य या अमान्य किया जाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा। ठीक, और न्यायिक समीक्षा जो है वो किस देश के हमारे संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब अमेरिका के संविधान से। ठीक है, इसका आंसर हमारा यूएसए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया है? द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ठीक, हम लोगों ने कल इससे पार्ट 1 में देखा है कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने विषय होते हैं? होते हैं 52 सब्जेक्ट। ये मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा ये इस पे लागू किया जाता है। दोनों इस जो भी लिस्ट में ये जो भी सब्जेक्ट होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट होगा, उस पर सेंटर और स्टेट दोनों अपना कानून बना सकती है। ठीक, तो यह जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का जो विचार है किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, आंसर हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी? हाउ मेनी वुमेन्स वर मेंबर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हम लोगों ने इससे भी रिलेटेड कल क्वेश्चन देखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे, जो कि अलग अलग कास्ट, रिलीजन और सिक्स के थे। ठीक, अलग अलग जाति, धर्म और समुदाय के लोग 389 मेंबर्स टोटल थे। अगर महिलाओं की बात की जाए तो वो कितनी महिलाएं थी? टोटल 15 महिलाएं थी। ठीक, अगर कुछ महिलाओं के नाम अगर अंकित किया जाए, अगर मेंशन किया जाए, तो उसमें सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक, और अगर एक और नाम ले लिया जाए तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 महिलाएं जो थी, मेन इंपॉर्टेंट महिलाएं थी, वो सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी राजकुमार अमृत कौर और दुर्गाबाई देशमुख भी थी और भी थी। तो टोटल कितनी महिलाएं थी? टोटल हमारी 15 महिलाएं थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा का हिस्सा थी। ठीक, 15 हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? अगर डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशकों के बारे में बात की जाए, तो इसका जो अंकित है, इसका जो मेंशन हमारे संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में जो भी आर्टिकल है, वो किससे डील करता है? वो डील करता है डीपीएसपी से। ठीक है,
अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो यह क्या दिखाता है, यह दिखाता है कि जो भी हमारे स्टेट में जो भी हमारा जो भी कानून बनाएगा, हमारी जो पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी, वह किसके एक मार्गदर्शन का काम करता है। कौन मार्गदर्शन का काम करता है? वो डीपीएसपी जो है, हमारे जो जो रूल बनाते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, विधानमंडल जो भी है, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक उसका एक मार्गदर्शन करता है। ठीक, तो अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरलैंड, और इसका जिक्र अनुच्छेद कितना से कितना में है? 36 से 51, 36 से 51। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। और ये फंडामेंटल राइट्स की तरह यह जस्टिसिएबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आप अगर इसका कोई डीपीएसपी का अगर कोई हनन हो तो कोई भी आदमी वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक, अब फंडामेंटल राइट्स में तो आपका कोई भी हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, लेकिन डीपीएसपी में ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी? अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाए तो हमारे जो भारत का संविधान है वो उसमें आर्टिकल 360 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, अगर भारत में अगर वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है हमारे भारत में, जबकि नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है? इसका जिक्र है हमारा 360 आर्टिकल में। ठीक, हमारा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत हैज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए। अगर हम लोग इसका जो हम लोग जैसे कि पहले जानते हैं 73वां 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ, वो हमारे संविधान में एक पार्ट नंबर भाग जो है भाग 9 को जोड़ता है। ठीक है, उसके तहत जो है हमारे संविधान में हमारे संविधान को जो है पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। ठीक है, अगर इसके आर्टिकल की बात की जाए तो यह किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल अनुच्छेद 243 में इसका जिक्र है, और ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया जो कि 1992 में हुआ। उसके तहत एक पार्ट 9A जुड़ा गया, और 9A में ही हमारे पंचायती राज के बारे में जिक्र है। ठीक, हमारा क्या होगा आंसर? आर्टिकल 243। ठीक, खुद कौन सा आर्टिकल है? 243, 243। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नगर पालिकाओं के प्रावधान का उल्लेख है? अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर मेंशन्ड? अगर म्यूनसिपैलिटीज की बात की जाए, ठीक है, तो ये हमारा जो कि है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 9A को जोड़ता है, मतलब पार्ट 9A को जोड़ता है, उसमें हमारा म्यूनसिपालिटी का जिक्र है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पार्ट 9A। ठीक, आंसर 9A, 9A। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इन आवर प्रियम्बल? ठीक, तो हम इस सवाल का मतलब है कि जो हमारे प्रियम्बल है उसमें एक शब्द है जिसका है नाम गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है हमारे भारत के पर्सपेक्टिव में? तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत में मोनार्च नहीं है। मोनार्च मतलब यहाँ पर कोई भी राजा, किंग किंग यहाँ पे रूल नहीं करता, और ना ही किंग रूल करता है, ना ही जैसे कि क्या होता है मोनार्ची में क्या होता है, जैसे ब्रिटेन में हम लोग का क्या होता है कि कोई अगर राजा है तो उसके देहांत के बाद उसका बेटा वहाँ का राजा बनेगा और वो राज करेगा। लेकिन रिपब्लिक का मतलब होता है जो कि हमारे भारत में है, यहाँ पर कोई मोनार्च नहीं है, और ना ही हमारा जो प्रधानमंत्री है उसके देहांत के बाद उसका बेटा पीएम, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही बन जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, इलेक्ट होता है, चुनाव किया जाता है हमारे देश के प्रधान को, वही जो है उसी सब का मतलब गणतंत्र, मतलब कि कोई वंशानुगत रूलर नहीं हो, कोई भी मोनार्च रूलर नहीं हो। ठीक, क्या हो गया? देयर आर नो हेरिडेटरी रूल्स इन इंडिया, मतलब भारत में कोई
वंशानुगत नियम नहीं है, नो हेरिडेटरी रूल्स। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे अनुच्छेद 324 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक। और इलेक्शन कमिश्नर की बात की जाए तो ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यह इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। किससे राय सलाह लेकर के, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईसी के राय सलाह से, ऑन एडवाइस ऑफ सीईसी, ठीक है, सुझाव, किससे सुझाव से, सीईसी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुझाव से, ठीक है। तो हमारा इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किसके सुझाव से, सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पब्लिक पर्स की संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज रेफर्ड एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया। तो हमारा जो जो भी हमारा जो पर्स जो है संरक्षक, भारत की जनता की जो पर्स है, मतलब जो भी हम लोग टैक्स भरते हैं, वो जो हमारे जो जाके लेजिस्लेचर के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर, वो उनका खर्च जो करे, जो भी जो प्लान करे, जो भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, जो भी जो पैसा खर्च होता है उसका सही रूप से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कौन चेक करता है, वो उस पर किसकी निगरानी रहती है, वो निगरानी रहती है हमारे कैग की, ठीक है। हम लोगों ने कल देखा है इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, 148 आर्टिकल में इसका जिक्र है, और इसी को हम लोग पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में जानते हैं, मतलब गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स इन इंडिया इज हुम, तो वो है कैग, ठीक है। 148 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब कैग, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय को प्रस्तावित किया गया है, ठीक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन इंश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारत के प्रीएम्बल में जो है हमारे जो जस्टिस की बात की जाए, न्याय की बात की जाए, तो वो 3 प्रकार के जस्टिस के बारे में जिक्र करता है। कौन से कैसा कैसा है, हमारा एक पॉलिटिकल है, मतलब राजनीतिक, सोशल है, मतलब सामाजिक, और आर्थिक है, इकोनॉमिक, ठीक है। हिंदी में लिख देते हैं एक बार, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। तो 3 प्रकार का जो है हमारा संविधान में जो प्रियम्बल है उसका जिक्र किया गया न्याय का 3, पहला क्या है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, न्याय के 3 प्रकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पंचायती राज संरचना किस स्तर पे पंचायती राज संरचना का संचालन करती है, एट व्हाट लेवल डज अ पंचायती सिस्टम, पंचायत समिति ऑपरेट अ पंचायती राज स्ट्रक्चर, मतलब कि पंचायती राज जो हमारे भारत में जो है वो कितने टायर का गवर्नमेंट है, वो 3 टायर का गवर्नमेंट है, ठीक। मतलब उसका जो 3 स्तरीय वो उसका बॉडी है। तो हमारा उसमें क्या है, सबसे पहला है ग्राम सभा, ठीक है। दूसरा क्या है, पंचायत समिति। तीसरा क्या है, हमारा जिला परिषद, ठीक है। तो ग्राम सभा जैसा कि हम जानते हैं यह किस लेवल पर काम करता है, वो काम करता है विलेज के लेवल पे। पंचायत समिति की बात की जाए तो ये करता है ब्लॉक के लेवल पे। और जिला परिषद की बात की जाए तो यह मतलब जिला मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करता है, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन से आप लोगों को कितना पता चला, ग्राम सभा गांव के स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक के स्तर पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे काम करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पंचायत समिति किस स्तर पे काम करता है, टाइपिंग गलत हो गया है, ठीक है, पंचायत समिति, ठीक। तो किस स्तर पे, हमारे ब्लॉक के स्तर पे काम करता है। नेक्स्ट, ब्लॉक लेवल। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसकी प्रथा को प्रतिबंधित करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इरेडिकेट्स अनटचेबिलिटी एंड इट प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, मतलब हमारे संविधान में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि हम उसमें अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है और उसका किसी भी हाल में, किसी भी रूप में, यह जो प्रथा है उसको अगर वो कोई कर रहा है तो उसको क्या क्या करता है, प्रतिबंधित। तो अगर अनटचेबिलिटी की बात की जाए तो यह एक मतलब हमारे आर्टिकल
17 में इसका जिक्र है, ठीक है। और जो ये जो है हमारा एक तरह का क्रिमिनल एक्ट को प्रदर्शित करता है। अगर किसी भी रूप में अगर अनट्रेसेबिलिटी जो कि है अगर कोई कर रहा है तो उसको एक क्रिमिनल एक्ट के तहत क्रिमिनल एक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, और आर्टिकल 17 में उसका जिक्र है, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रायल चलता है, पुलिस जो भी है कोर्ट उसके आगे का प्रोसीजर है, ठीक। तो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है ये हमारे आर्टिकल नंबर 17 में, अनुच्छेद 17 में, ठीक। अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून का समान संरक्षण की अवधारणा किससे उधार ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जाए, कानून का समान संरक्षण की बात की जाए, तो यह किससे ली गई है, किसके संविधान से ली गई है? तो ये हमारे यूएसए मतलब अमेरिकी संविधान से यह को ये जो क्वालिटी है हमारे संविधान में इसको इंटर किया गया है, ठीक है, बोरो किया गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यूएसए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जाए तो यह किस संविधान से लिया गया है? यह लिया गया है यूके से, ठीक है। बीपीएससी 68 में इससे रिलेटेड और इस सवाल से पिछले सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में भी आया था, लोग कंफ्यूज हो गए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में आया जो कि कंफ्यूज हो गए थे लोग, ठीक है। तो बीपीएससी में इसका सवाल आ चुका है। तो हमारा किस आर्टिकल में ये मेंशन है? आर्टिकल 14। कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश देश से, ठीक। आर्टिकल 14 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस रीट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा के रूप में माना जाता है? विच रीट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ ए पर्सन? अगर रीट की बात की जाए तो वो किसके द्वारा ये लाया जाता है? तो ये लाया जाता है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो सवाल पे आते हैं, तो सवाल बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा कौन सी रीट को माना जाता है? तो वो उसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हैबियस कॉर्पस अगर इसकी हिंदी में अनुवाद की जाए तो हिंदी में बोलते हैं इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका हेबियस कॉर्पस पे अगर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए तो ये हमारे स्टेट और किसी भी प्राइवेट मतलब निजी इंडिविजुअल किसी पे भी, दोनों पे ये लागू होता है, ठीक है। स्टेट और किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल पे ये लागू होता है, ठीक। हाइबियस कॉर्पस याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किससे संबोधित करते हैं? टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन, ठीक। तो अगर भारत की अगर रेजिग्नेशन की बात की जाए तो यह किसको संबोधित करते हैं? यह संबोधित करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट को, मतलब उप राष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति को ये अपना रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफा संबोधित करते हैं, ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात की जाए तो यह हमारा आर्टिकल 61 में इसका जिक्र है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज बीन लेड डाउन? अभी मैंने बताया अभी, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 61, ठीक है। हिंदी में सवाल देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है? आर्टिकल 61, ठीक है। अगर इम्पीचमेंट की बात की जाए, ठीक है, अगर महाभियोग की बात की जाए तो यह हमारे पार्लियामेंट के किसी भी घर में, किसी भी हाउस में इसको पारित, इसको मतलब सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी ऑफ द हाउस, ठीक है, किसी भी घर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्यसभा में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में ही होगा, किसी भी घर में ये इसको सबसे पहले लाया जा सकता है। और इसका जिक्र क्या है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन का पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इम्पीचमेंट का जिक्र हम लोगों ने देखा आर्टिकल 61, किसी भी घर में, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा में भी इसको पारित किया जा सकता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस। अगर नोटिस की बात की जाए तो कम से कम 14 दिन पहले इसको राष्ट्रपति को यह बताया दिया जाता है कि हाँ हम लोग
इम्पीचमेंट लाने वाले हैं आपके विरुद्ध। ठीक है, 14 दिन। ठीक है, 14 दिन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? A resolution for the removal of Vice President of India can be only proposed in which house of the parliament? तो हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट के लिए हम लोग किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी यह ला सकते हैं उनसे, उनको उनके पद से हटाने के लिए। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उपराष्ट्रपति है, उनका जो रेजोल्यूशन जो होगा वो सबसे पहले किस घर में, किस सदन में प्रस्ताव लाएंगे? तो लाएंगे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। ठीक है, तो आप ये डिफरेंस याद रखिएगा, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आंसर हमारा राज्यसभा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो विधि अधिकारी सबसे जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सबसे पहला लॉ अधिकारी बोलते हैं, और यह सदन के कार्यकाल में किसी भी सदन के घर, सदन में जाके बैठ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें कि अटॉर्नी जनरल किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन पॉलिटी एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू हुम? भारत की राजनीति में कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव किसके अधीन होती है? ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव की बात की जाए, कार्यपालिका की बात की जाए, तो यह किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? ये 68 बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। कार्यपालिका जो होता है वो हमारे लेजिस्लेचर के आंसरेबल होता है। ठीक है, मतलब विधानमंडल के अधीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित होता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स इज बेस्ड अपॉन द सेंसस ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो हमारा सवाल जो है, जो लोकसभा में जो हम लोग जो है 545 जो सीट है वो किस वर्ष का जो जनगणना है, किस वर्ष का जो जनगणना है उसके बेसिस पे होता है? तो यह होता है 1971 का जो जनगणना हुआ था उसके बेसिस पे हमारा जो लोकसभा का जो सीट है जो कि 545 है, उस पे, उसके आधार पे यह आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो 1971 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545 थ्रू विच अमेंडमेंट? ठीक, किस संशोधन के माध्यम से लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो हमारा जो पहला जो संख्या था 525 था, फिर 545 हो गया, तो यह किससे? हमारा जो 31st अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 31st अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था उसके तहत जो कि यह 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज द पावर टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल? मतलब लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल क्या बोलते हैं? लोकसभा, लोकसभा। ठीक, लोकसभा के सत्र का 17वां करने की शक्ति किसके पास है? ठीक, तो अगर प्रोरोगेशन की बात की जाए, 17वां की बात की जाए, तो इसका सबसे पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 17वां जब होता है तो सदन की जो बैठक होती है और सदन का जो सत्र होता है, मतलब बैठक और सत्र दोनों जो है यह समाप्त कर देता है। ठीक, इसकी समाप्ति हो जाती है कब? जब ये प्रोरोगेशन लागू होता है, 17वां लागू होता है। तो ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? यह लागू किया जाता है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा यह लागू किया जाता है। और इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? जिक्र जो है हमारा 85, 85 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में इसका जिक्र है। ठीक है, आप लोग आर्टिकल याद रख सकते हैं। 85 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में तो क्या बोलेंगे? 85 कॉमा रहेगा तो सब क्लॉज, फिर एक और कॉमा रहता है तो फिर उसको भी सब क्लॉज बोलते हैं। 85 मतलब 85 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में इसका जिक्र है। किसका जिक्र है? प्रोरोगेशन किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और इससे क्या होता है? सदन का जो बैठक और सत्र दोनों की समाप्ति होती है, मतलब इट एंड्स बोथ द सिटिंग एंड सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक, तो चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, अदालत द्वारा फैसले के बाद की जाने वाली हिरासत को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हैं, द डिटेंशन विच इज डन आफ्टर द जजमेंट बाय द कोर्ट इज रेफर्ड एज? मतलब अगर कोई भी इंसान को, कोई भी अगर वो जेल में है, ठीक है, जेल में अगर कोई इंसान सपोज करिए कि एक जेल में है, तो उसकी सुनवाई कहाँ हो गई? कोर्ट में हुई। ठीक,
कोर्ट उसको एक सज़ा देता है, मतलब पनिशमेंट देता है, पनिशमेंट या सज़ा देता है, ठीक है। तो सुनवाई के बाद जो भी सज़ा दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, यही हमारा यह सवाल है। कोई भी अगर कैदी है, कोई भी अगर किसी भी पुलिस ने उसको पकड़ रखा है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में होती है। कोर्ट उसका एक ये सुनाता है, वर्डिक्ट सुनाता है, जजमेंट सुनाता है, ठीक है। उसको पनिशमेंट जो भी मिलता है, मान लीजिए उम्र कैद की सज़ा मिली या फांसी की सज़ा मिली, ठीक है, या उसको जुर्माना भरना पड़ा, तो उसके बाद मतलब कोर्ट के सुनवाई के बाद जो भी सज़ा सुनाती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन। अगर हिंदी में बात की जाए तो इसको बोलते हैं दंडात्मक हिरासत, ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन या दंडात्मक हिरासत। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में हमारे भारतीय संविधान में, यह आर्टिकल 22 में, ठीक है। हम लोगों ने कल देखा था कि कोर्ट के सुनवाई से पहले की जो डिटेंशन होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, ठीक है। तो आर्टिकल 22 प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने देखा जैसे कि पॉलिटी का हम लोगों ने यहाँ सवाल देखा जो कि आपके 69 बीपीएससी में, ठीक है, दरोगा में, सीजीएल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो लाऊँ और भी अच्छा कंटेंट लाऊँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।